नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जवल दर्पण और मैं हूं जोगिंदर बीरवाल आपके साथ। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूं सफ़ीदों में और आपको बता दें कि इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हेल्थ का इश्यूज़ बनता जा रहा है। लेकिन आपके अपने शहर सफ़ीदों में बालाजी हॉस्पिटल पिछले 3 सालों से सेवाएं दे रहा है और यहां हॉस्पिटल के विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश कुमार हैं जो 3 सालों से ही कार्यरत हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं हॉस्पिटल की उपलब्धियों के बारे में और साथ ही यहां के इलाज की प्रक्रिया के बारे में। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को स्किप मत करना, ये आपके काम की खबर हो सकती है। तो आइए चलते हैं, डॉक्टर राजेश कुमार से बात कर लेते हैं। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। 3 साल हॉस्पिटल को पूरे होने को हैं और फर्स्ट डे से आप यहाँ पर हैं जी। क्या कहेंगे, किस तरह की एक्टिविटीज़ देखने को मिली इन 3 सालों में, क्या उपलब्धियाँ थी? हॉस्पिटल हमारा स्टार्ट है जब से, तब से हमने बहुत से पेशेंट्स कवर किए हैं। लाइक हमारी ओपीडीज़ में, आईपीडी केयर में, इमरजेंसी केयर में हर तरीके के पेशेंट से डील किया है जी। ओपीडीज़ में भी हर तरीके का डिपार्टमेंट हम कवर करते हैं। लाइक आप जनरल डिपार्टमेंट, जनरल मेडिसिन का ले लीजिए, ईएनटी का, ऑर्थो का डिपार्टमेंट आपका, फिर आ गया ओब्स गाइनी का डिपार्टमेंट, सर्जरी डिपार्टमेंट, वो सब कवर करते हैं। और एमरजेंसीज़ हैं हमारे पास, ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे आती रहती हैं। हार्ट अटैक ये हो गया आपका, पॉइजनिंग के हो गए केसेस, तो ये रेगुलर बेसिस पे चलते रहते हैं। इन 3 सालों में हॉस्पिटल की उपलब्धि क्या रही होगी जो आपने जज की है? नो डाउट हमारी ओपीडी जिस टाइम हमने शुरुआत की थी उस टाइम से लेके अभी तक हमने बहुत मल्टीपल टाइम इम्प्रूवमेंट की है ओपीडी में। ओपीडी में इम्प्रूवमेंट का बेसिस सिंपली ये है कि हम अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं तो पेशेंट हमारे पास फॉलोअप पे वापस आ रहे हैं। नॉर्मल डिलीवरी के लिए बालाजी हॉस्पिटल काफ़ी चर्चा में रहता है जी। क्या कहेंगे? डॉक्टर पूनम हुड्डा हैं हमारे जो गायनी डिपार्टमेंट कवर करते हैं, ठीक है, हैं उनके अपने तरीके से कुछ हैं वेज जिसके बेसिस पे नॉर्मली वो सबसे ज़्यादा एफर्ट्स लगाती हैं कि पेशेंट की नॉर्मल डिलीवरी हो, सीएस की तरफ कम से कम जाए पेशेंट। कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके अंदर लाइक अम्बिलिकल कॉर्ड के लूप होते हैं आपके, ओरनाल बोलते हैं, जो गले के आसपास लिपटी है, मेकोनियम पास हो गया, बच्चे ने अंदर पोटी कर दी, तो इन केसेस में हम जरूर प्रेफर करते हैं कि मदर और बच्चा दोनों की सेफ्टी को देखते हुए एडवाइस किया जाता है सीएस का। नहीं तो हमारे 99% चांसेस हम यही ट्राई करते हैं कि नॉर्मल की तरफ ही जाए पेशेंट। अभी रिसेंटली एक बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी हुई तो एक का सिजेरियन, लेकिन उसमें एक हवाला दिया गया कि मेकोनियम पास हो गया था, इसलिए हमने सिजेरियन करना पड़ा। तो कैसे देखते हैं इस कड़ी को भी, कैसे पता चला कि मेकोनियम पास हो गया या पोटी कर? ये सब सर फिजिकल एग्जामिनेशन से पता लगता है। पेशेंट की पीवी की जाती है, उसके अंदर फिर अगर स्टेन लग के आ रहा है तो मेकोनियम का आपको उस टाइप से आइडिया होता है। उस बेसिस पे फिर अगर मेकोनियम पास है, बेबी ने कर रखी है अंदर पोटी, तो उस केसेस में बच्चा अंदर इनहेल कर लेगा, उसे एक्सहेल कर लेगा। लाइक पेशेंट को, माँ को भी खतरा बढ़ जाता है इस चीज़ में और बच्चे को ज़्यादा खतरा बढ़ता है। बच्चे की धड़कन रुकने लग जाती है, कम होने लग जाती है, तो ये सब इंडिकेटर्स होते हैं बच्चे की धड़कन पे इफेक्ट आ रहा है। तो उस बेसिस में हम सिजेरियन के लिए बोलते हैं, एडवाइस करते हैं, ठीक है। अगर वो ज़्यादा निगल जाए जी उस मल को, तो बच्चे की बॉडी के ऊपर क्या असर देखने को मिलेगा? आने वाला उसका फ्यूचर कैसा रहेगा बच्चे? सर सबसे पहले तो डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी कोई भी मेकोनियम पास बेबी है तो उनकी सबसे पहले तो सक्शनिंग करके प्रॉपर बेबी के एपगार स्कोर होता है, उसको मेंटेन किया जाता है। बॉडी का स्किन कलर क्या है बच्चे की बॉडी का, क्राई कैसे है बच्चा, और बच्चा जो सांस ले रहा है उसके फीचर्स कैसे हैं, तो वो सब डिसाइड किया जाता है। अगर उसमें हमें 1% भी कोई डाउट लगे तो हमारे यहाँ पे किसी चाइल्ड में है डॉक्टर विकास, उनसे हम कंसल्ट करते हैं। वो यहाँ पे मौके पे आ भी जाते हैं जब कोई रिस्की पेशेंट होता है, तो यहाँ आके ऑन द स्पॉट सीएस के टाइम वो होते हैं मौजूद, यहाँ वो बाय हैंड जो भी है अपनी सर्विसेज देते हैं। जैसे आपको 3 साल इस हॉस्पिटल में हो चुके हैं, कोई ऐसा बच्चा भी देखा जो इसने मल ज़्यादा निगल लिया और उसकी ब्रेथ पे और माइंड पे भी असर पड़ा हो कोई? जी ऐसे आए हैं 2-3 केस हमारे पास, क्योंकि पेशेंट कुछ चीज़ों में पेशेंट की होती है नेग्लिजेंस लगा लीजिए, इग्नोरेंस लगा लीजिए आप, कि चलो कोई बात नहीं अभी तो टाइम पड़ा है, लेट चलेंगे, दर्द आने स्टार्ट हो गए हैं, कोई बात नहीं कल चलेंगे, अभी तो टाइम है। तो उस बेसिस पे अगर मेकोनियम पास ज़्यादा हो जाए
तो बेबी को बाद में निक्कू में नर्सरी में भी शिफ्ट करना पड़ जाता है। तो इस चीज़ के लिए पहले ही हम उनसे कंसल्ट करते हैं। ये जो आप जिस केस का डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे बच्चे के ब्रेन पे कोई इम्पैक्ट पड़ा हो, सांस लेने में आगे इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना हो, ये सर सब चीज़ें डिपेंड करती है कि आपके पोस्ट डिलीवरी के बाद मौके पे फर्स्ट एड बच्चे को क्या मिली है, हमने कितना जल्दी बच्चे को शिफ्ट कराया है। और कुछ बच्चे होते हैं जो लेट क्राई करते भी हैं, उनको टाइमली अगर निक्कू की सर्विसेज दी जाए और नर्सरी में शिफ्ट कर दिया जाए, वहाँ पे पीडियाट्रिशियन है वो फुली केयर करते हैं, कवरिंग कर जाते हैं, बिल्कुल रिकवरी करते हैं, नॉर्मल लाइफ जीते हैं। डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं कि अगर ऐसा ना हो, क्या कोई सावधानियाँ बरत सकती है? सर कुछ चीज़ें नेचुरली होती हैं, हाँ। वो कुछ हमारे हाथ में नहीं होती हैं। तो इसी बेसिस पे है कि हाँ एटलीस्ट आप अपने जिनके पास भी आप फॉलो अप पे जा रहे हैं, पूरी अपनी प्रेगनेंसी के पीरियड में जिन भी डॉक्टर के साथ आप कंसल्ट कर रहे हैं, रेगुलर फॉलो अप बना के रखिए, डॉक्टर की सलाह मानिए, एडवाइस लेते रहिए। आप कंसीव से लेकर डिलीवरी तक जी आप फॉलो अप पे रहिए। ये नहीं है कि आप 3 महीने में एक बार भी चेक करवाने नहीं आ रहे हैं। डॉक्टर आपको बताएंगे कितनी मेडिसिन चलनी है, कितने दिन बाद आपको चेकअप करवाने आना है और कितने दिन बाद आपको अल्ट्रासाउंड करवानी है। अब जनरल फिजिशियन की अगर हम बात करें, एक नॉर्मल रहने के लिए, हेल्थ में सुधार करने के लिए क्या तरीका अपनाएं? सर सबसे बेस्ट तो यही है कि डाइटरी हैबिट्स चेंज करनी पड़ेंगी आपको अपनी। डाइटरी हैबिट्स में आपके फिजिकल एक्टिविटी से लेके डाइट तक जो आप कंज्यूम कर रहे हैं वो सब इन्वॉल्व होता है। सेकेंडरी आ गया कि जो है इन चीज़ों को, जो आजकल सबसे ज़्यादा आप देख रहे होंगे यंग एज में हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, ये केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं कि हार्ट की कंप्लेंट्स हो रही हैं, ब्लॉकेज की कंप्लेंट्स हो रही हैं। सब इम्पैक्ट पड़ता है आपकी डाइटरी हैबिट्स पे और आपके फूड कंजप्शन पे कि आप क्या डाइट ले रहे हैं पूरे दिन में। लेकिन सर एक सवाल उठता है कि इन्वायरमेंट भी उसमें कहीं ना कहीं भागीदार होता है। अगर हम डाइट प्लान अच्छा ले रहे हैं तो इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं उसमें खलल डालता है। एनवायरनमेंट बिल्कुल है इन्वॉल्व, बट एटलीस्ट मैं ये कहूँगा कि प्राइमरी स्टेज तो हम अपना देखेंगे ना, हम अपनी बॉडी को एटलीस्ट हेल्दी रखें। सेकेंडरी जो एनवायरनमेंट में हो रहा है पूरा पे तो हम कंट्रोल कर नहीं सकते सर, बट फिजिकल एक्टिविटी से लेके इन सब चीज़ों के साथ इम्प्रूवमेंट जरूर की जा सकती है अपनी बॉडी में सेल्फ केयर के मामले में। जनरल चेकअप एक स्वास्थ्य आदमी के लिए कितना कंपल्सरी? बहुत कंपल्सरी है सर। पहले तो नॉर्मली ये कहा जाता था कि आपको 35+ एज के बाद आपको ईयरली एक बार फुल बॉडी चेकअप करवा लेना चाहिए, जो भी आपकी बॉडी में चल रहा है आपको आइडिया रहेगा। मैं एडवाइस करूँगा पर्सनली, आप 25 के हैं तो 2 साल में एक बार ज़रूर रूटीन चेकअप करवाएं अपनी बॉडी का, ठीक है। वो बहुत ज़रूरी है आजकल के आपके एनवायरमेंटल फैक्टर को देखते हुए भी, फूड हैबिट्स को देखते हुए भी, और जनरली जो हमारे डाइटरी हैं, हम पूरे दिन में क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें ज़रूर 2 साल में, एटलीस्ट 2 साल में एक बार 25+ एज में करवा लेना चाहिए चेकअप। डॉक्टर साहब देहाती एरिया है, ग्रामीण एरिया है, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि खून मोटा हो गया, ऐसे में क्या? मैंने देहाती शब्द इसलिए यूज़ किया कि लोगों में यही चर्चा रहती है कि खून मोटा हो गया, गाढ़ा हो गया, इतनी बढ़ गया। सर तो इसमें कुछ फैक्टर्स हैं हमारे, सबसे ज़्यादा जो मेन फैक्टर हैं, पहले तो आपका आ गया फूड कंजप्शन का ही। पैकेजिंग वाले फूड्स के आजकल कंजप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, कोल्ड ड्रिंक से लेके सोडा वाली कोई भी ड्रिंक्स है वो। फिर सेकेंडरी आती है पैकिंग आइटम, चाहे आप ब्रेड ले लीजिए उसमें, चाहे आप कोई भी बच्चों की कोई भी पैकिंग वाली आइटम है। थर्ड आ गई आपके जो पैकिंग फूड में मीठे का सेगमेंट आता है, जो मिठाइयों का सेगमेंट आता है वो, एक तो ये चीज़ हो गई सर। सेकेंडरी आता है हमारे आजकल जो ट्रेंड बना हुआ है हुक्के का, स्मोकिंग का, वो भी डायरेक्टली इन्वॉल्व करता है खून के गाढ़ेपन को। निकोटीन होता है जी, निकोटीन होता है, इसमें आपके आरबीसीज का सेल का काउंट बढ़ जाएगा। आरबीसीज होते हैं रेड ब्लड सेल, वो ज़्यादा बढ़ेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली खून बढ़ेगा। और यही चीज़ें इम्पैक्ट डालती है आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल पे भी, जो ब्लॉकिंग होती है आपकी आर्टरीज में, ट्राइजेल वगैरह वगैरह जो सारा वो, उस पर सारा इफेक्ट उसी पे पड़ता है। जी बिल्कुल, स्मोकिंग भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ ब्लड की क्लोटिंग करने में। जी, जिससे कि आर्टरीज हैं जो आपकी क्लॉग हो जाती हैं, इसमें आप कह देते हैं कार्डियक अरेस्ट आता है, बाद में हार्ट अटैक, MI वगैरह, ये सब चीज़ें। वो थके रोकने के लिए क्या करें फिर?
सर जो आपकी बैड हैबिट्स हैं सबसे पहले तो उन्हें कम करना पड़ेगा, स्मोकिंग की हैबिट्स को क्विट करना पड़ेगा, उसके साथ फिज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा, एंड थर्ड हो गया डाइटरी चेंजेस, वो सब करने पड़ेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर राजेश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए थे बालाजी हॉस्पिटल से, और हमने चर्चा की है और बेहतरीन बातों पर जो लोगों के सवाल थे उन सवालों को हमने दोहराया है, और बहुत अच्छा जो है उन्होंने मैसेज भी दिया है कि जो आज की युवा पीढ़ी जो है हुक्के के पीछे लगी हुई है, स्मोकिंग के पीछे लगी हुई है, वो कहीं ना कहीं हार्ट फेलियर का, हार्ट अटैक का जो है वो कारण बनता जा रहा है, क्योंकि इतनी सैर सपाटा नहीं हो पाता, इतनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाती, इतना खान पान पे ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन इन सभी से बचेंगे तो जीवन और बेहतर हो सकता है। तो फिर मिलते हैं ऐसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।